हेलो बच्चों, कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर हैं उसकी हमारी एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हमने 11वां पार्ट शुरू कर रखा है जो कार्य है, जिसमें हम कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आदि पर चर्चा कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम फिर विचार करेंगे और वो बिंदु है शक्ति। शक्ति से क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। शक्ति को पावर कह रहे हैं, अंग्रेजी में इसे हम पावर कहते हैं। क्या तात्पर्य है और इसकी क्या आवश्यकता है। किसी व्यक्ति ने कार्य किया, जैसे एक मान लेते हैं कि एक व्यक्ति इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। चूंकि यहां से यहां तक गया तो इसके बीच में कुछ विस्थापन है। एक व्यक्ति गया और दूसरा व्यक्ति गया, दोनों व्यक्तियों ने समान कार्य किया क्योंकि विस्थापन समान है, लेकिन इस व्यक्ति ने उसी कार्य को 5 मिनट में किया और इस व्यक्ति ने 10 मिनट में किया। कार्य तो समान है पर कुछ अंतर हमें दिख रहा है। ये अंतर किससे निकलेगा, किस चीज से समझ में आएगा? तो इस अंतर को समझने के लिए कि यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है, वो अंतर हमें तब पता चलेगा जब हम इस शक्ति को समझेंगे। शक्ति में कार्य के साथ समय की भी गणना की जाती है। तो शक्ति की क्या परिभाषा है? शक्ति की परिभाषा है कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, अर्थात प्रति सेकंड या इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। लिखते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर से जो हमारा तात्पर्य है वो प्रति सेकंड है या समय का भाग है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने या युक्ति ने t समय में W कार्य किया तो परिभाषा अनुसार कार्य करने की दर यानी प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, अर्थात समय का भाग लगेगा कार्य बटा समय। ये जो भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि को हम शक्ति नाम देंगे, यानी ये भौतिक राशि शक्ति बनेगी। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अंग्रेजी में अगर हम इसे लिखें पावर P तो W/T, ये शक्ति है। इसे और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। कार्य, हम जानते हैं कार्य क्या होता है। हम जानते हैं कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यहां अगर ये हम रिप्लेस कर दें तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। अतः P बराबर F/S/T। यहां S/T क्या है? S/T को समझें तो हम सीख चुके हैं S विस्थापन है और T समय है। ये विस्थापन है और T जो है समय है। तो विस्थापन बटा समय क्या बना? विस्थापन बटा समय बना वेग, इसलिए हम इसे V से लिखेंगे। तो यहां इसका मान रख दिया जाए तो हमें शक्ति का एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा F गुणा V। ये एक और फॉर्मूला है। अब इसी प्रकार एक और फॉर्मूले पर विचार करें तो यहां F क्या है? न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार F बराबर m/a। ये वैल्यू भी अगर यहां रख दें तो P बराबर m
वी। एक और फॉर्मूला मिल गया। ये जो विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं बच्चों, ये सूत्र अलग अलग टाइप के आंकिक प्रश्नों में काम आते हैं। तो ये है शक्ति। अब इस शक्ति के मात्रक को हम समझें। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो शक्ति है यह एक अदिश भौतिक राशि है। अदिश भौतिक राशि से क्या तात्पर्य है? कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा का ज्ञान आवश्यक होता है। दिशा के बिना वो भौतिक राशि अधूरी है। जैसे किसी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो वो किधर जाएगी या किस दिशा में जाएगी, तो हमें बल के साथ ये भी बताना पड़ेगा कि वो बल किस दिशा में लगाया गया है, तभी हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा आवश्यक होती है उन्हें हम सदिश भौतिक राशि कहते हैं। लेकिन इस शक्ति में ऐसी कोई बात नहीं है और इसलिए शक्ति एक अदिश भौतिक राशि है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि यह एक अदिश भौतिक राशि है। मात्रक पर विचार करें तो मात्रक का विचार हम इसके सूत्र से करेंगे। हालांकि इन तमाम सूत्रों से मात्रक निकाला जा सकता है, लेकिन हम यहीं से मात्रक निकालेंगे। तो कार्य का मात्रक क्या है? मात्रक कार्य का क्या है? याद करिए, जूल। और समय का मात्रक क्या है? तो समय का मात्रक है सेकेंड। हम सारे के सारे जो मात्रक ले रहे हैं वो सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट एसआई पद्धति से मात्रकों को ले रहे हैं। सेकेंड इसका मात्रक है। अब ये बन गया शक्ति का मात्रक। क्योंकि मैंने कहा है कि बड़े मात्रकों को हम छोटे मात्रकों में विभिन्न वैज्ञानिकों के सम्मान में व्यक्त करते हैं, जिन वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया होता है। तो जूल प्रति सेकेंड को हम एक नया नाम दे रहे हैं जो है वॉट, और इसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक शक्ति का बच्चों मात्रक है। शक्ति का एक अन्य मात्रक और है, और शक्ति का एक अन्य मात्रक है वो है अश्वशक्ति। अश्वशक्ति जिसे अंग्रेजी में हॉर्स पावर कहते हैं। कितनी होती है एक अश्वशक्ति? एक अश्वशक्ति का मान, एक हॉर्स पावर का मान 746 वाट के बराबर होता है। ये कुछ शक्ति के मात्रक हैं जो अपने लेवल के हैं, कक्षा 10th तक के। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें। अगला टॉपिक ले रहे हैं हम विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य? शक्ति तो वही है। जब हम शक्ति कहें, चाहे किसी प्रकार की शक्ति हो, शक्ति से तात्पर्य हमारा प्रति सेकंड किए गए कार्य से है। लेकिन चूंकि यहां विद्युत है तो विद्युत ऊर्जा यहां पर शब्द जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर। ये विद्युत शक्ति कहलाएगी। इकाई समय में दर मतलब समय का भाग, इकाई समय में कितनी विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण किया गया है वो कहलाएगी विद्युत शक्ति। मतलब वही है ऊर्जा की दर। ऊर्जा मीन्स कार्य की दर। ऊर्जा जो है वही कार्य है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और इसलिए यहां पर विद्युत शक्ति का जो सूत्र बनेगा, सूत्र वही है कार्य बटा समय। लेकिन जो कार्य है अब की वो कार्य विद्युत कार्य आएगा।
विद्युत कार्य आएगा। अब ये विद्युत कार्य कितना होता है, तो ये बात फिर आपके लेवल से थोड़ी हायर लेवल की है, लेकिन हमें याद रखनी पड़ेगी कि विद्युत कार्य के लिए जब भी हम विचार करेंगे तो विद्युत कार्य का सूत्र QV लिखेंगे। इस बात को यहां पर सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन इस लेवल का नहीं है, इसलिए इसे हम अभी सिद्ध नहीं कर रहे, बस ध्यान रखेंगे। तो मैं वैल्यू रख दूं इसकी, तो P बराबर QV बाई T। अब विचार करें कि यहां Q बाई T क्या है, Q बाई T क्या है। यह आपके इससे पिछले चैप्टर 10th चैप्टर में आया हुआ है। Q यानी आवेश और T मतलब समय, आवेश बटा समय। अभी आपको मैंने बताया था कि जब दर होता है तो उसका मतलब समय का भाग होता है, तो जब समय है तो इसका मतलब दर है। तो कैसी दर, आवेश की दर। आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, इसलिए मैं Q बाई T को I लिख दूंगा। तो हमें विद्युत शक्ति का एक सूत्र मिल जाएगा, P बराबर IV। IV ये विद्युत शक्ति के लिए एक सूत्र है। हम जानते हैं इसी 10th चैप्टर में जहां आवेश की हमने चर्चा करी है, इसमें ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर IR होता है। ये ओम्स लॉ है जो 10th चैप्टर में, कक्षा 10th के ही 10th चैप्टर में इसकी चर्चा की गई है। तो P बराबर IVI, पुनः P बराबर I स्क्वेयर R, I इंटू I स्क्वेयर R। फिर इसी सूत्र को हम अगर यहां लगा दें, I की वैल्यू इसमें रख दें, या I बराबर V अपॉन R, तो ये सूत्र बनेगा P बराबर V बाई R, स्क्वायर है इसलिए दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, इंटू R, R से R कैंसिल, तो शक्ति का एक सूत्र मिला हमें, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विद्युत शक्ति के 3 तरह के हमें सूत्र प्राप्त हुए। बच्चों इस पॉज करें और इसको नोट करें। अब हम ये चीज जानते हैं कि हम घरों में बड़ी मात्रा में विद्युत का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, विद्युत का उपयोग करते हैं, तो हमारे घर में बिल आता है। वो बिल किस आधार पे आता है? वो बिल आता है कि हमने कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया। जितनी ऊर्जा का हमने उपयोग किया है उसकी एक दर निर्धारित कर दी गई है कि मान लीजिए 7 रुपए प्रति यूनिट हमें इस विद्युत का भुगतान करना है। तो ये यूनिट क्या है? जैसे 7 रुपए प्रति यूनिट है, तो ये यूनिट क्या है, हम इस यूनिट को समझते हैं, क्योंकि ये व्यावसायिक मात्रक है यूनिट। ये एक यूनिट किसके बराबर है? ये एक यूनिट है 1 किलोवाट के बराबर है। एक यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटे के। इसका मतलब यदि आपने 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली का उपयोग किया है, तो इसे हम 1 यूनिट कहेंगे, 1 U कहेंगे। इसे शॉर्ट में आप 1 kW, वॉट मीन्स W, K फॉर किलो, किलोवाट, और घंटे के लिए हम यहाँ H लगा रहे हैं, तो 1 kWh को हम 1 यूनिट लिखेंगे। अब इसे थोड़ा सा और खोल के समझने की कोशिश करें तो किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। ये से हम 1000 वाट लिख रहे हैं, और 1 घंटे को
1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 × 60 सेकेंड। इसे हम एसआई मात्रक पद्धति में व्यक्त कर रहे हैं। अब आप इसे गुणा कर लीजिए तो 6 × 6 बराबर 36 × 10 की घात 3 और 2 5, लेकिन यहां मैं दशमलव लगा दूं तो ये 6 बन जाएगी घात। यहां दशमलव क्यों लगाया? क्योंकि हमें कोई भी संख्या जब लिखनी होती है तो हम उसे वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखते हैं। वैज्ञानिक अंकन पद्धति में किस तरह से लिखा जाता है? तो वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखने का तरीका है कि सर्वप्रथम एक अंक बाद आप दशमलव लगाएं और बाकी की जो है उसको संख्या, बाकी की जो संख्या है उसे 10 की घात में व्यक्त करें। ये वैज्ञानिक अंकन पद्धति है। यहां पर इसकी तो गुणा कर ली, लेकिन ये रह गया वाट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड। अब सोचिए ये वॉट इंटू सेकेंड क्या है? अभी हमने देखा था कि जो शक्ति का मात्रक था P, शक्ति का मात्रक था वो था W/T मीन्स जूल प्रति सेकेंड, जिसे हमने कहा था वॉट। तो तिरछी गुणा करें तो वॉट इंटू सेकेंड जो है वो बनेगा जूल, और इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अब आप फिर से एक यूनिट को समझिए। इसका क्या मतलब है? यदि आप 3.6 × 10⁻⁶ जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करते हैं तो वो 1 यूनिट बनती है। और यहां हमने कैसे समझा कि 1 घंटे में यदि 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग करते हैं तो 1 यूनिट बनती है। तो ये जो परिभाषा आ रही है ये शक्ति के रूप में आ रही है। कैसे? 1 घंटे में कितनी शक्ति का उपयोग किया, एक घंटे में 1 किलोवाट शक्ति का उपयोग किया तो 1 यूनिट बनी। और इसी प्रकार अगर हमने 3.6 × 10⁻⁶ जूल ऊर्जा का उपयोग किया तो 1 यूनिट बनी। इस तरह से हमारे घरों में बिलों का निर्धारण होता है। ये एक विद्युत ऊर्जा का या शक्ति का जो है व्यवसायिक मात्रक है। इसे फिर आप वीडियो को पॉज करें और रोक लें। नोट कर लें इसे, मैं हटा देता हूं इसे। विद्युत शक्ति पर कुछ आंकिक प्रश्न आपकी बुक में दिए गए हैं। इस घरों में जो आने वाले बिजली के बिल हैं, विद्युत उपभोग है, इस पे हमें थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। घरों में अगर हम कमरे में नहीं हैं तो हमें लाइट या पंखे को बंद कर देना चाहिए, उपकरण को बेवजह नहीं चलने देना चाहिए। तो वो हम तब कर पाएंगे जब हमें समझ में आएगा कि यूनिट कैसे बनती है, बिल कैसे आते हैं। तो एक सिचुएशन पे मैं विचार करता हूं कि हमारे घर में 2 कोई बल्ब हैं, मान लेते हैं 2 बल्ब हैं जो 200 वाट के हैं और प्रतिदिन 10 घंटे हम उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार 3 कोई अन्य उपकरण है, मान लीजिए बड़े उपकरण है, कोई और उपकरण है जो 400 वाट बिजली का उपयोग करता है, उसका भी हम 10 घंटे तक उपयोग करते हैं। तो हमारे घर में बिल कितना आएगा, कैसे आएगा, कितने यूनिट बिजली का हमने, विद्युत का हमने उपयोग किया। ये आपकी बुक में प्रश्न नंबर 6 है। आप इसको देखें, पीछे जाएं बुक के और उसमें आंकिक प्रश्नों में जब जाएंगे तो आपको ये प्रश्न 6 या 7 नंबर पे मिलेगा। आप उसको यहां से देख के नोट कर लें। अब हमने ये सीखा कि यूनिट का निर्धारण होगा कि प्रति घंटे कितनी विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। तो हम देखें 2 बल्ब जल रहे हैं, 10 घंटे तक जलेंगे और एक बल्ब की पावर है वो 200 वाट है। तो हमने 2 बल्ब लगाए तो 400 वाट पावर का हम यूज कर रहे हैं। 400 वाट पावर 10 घंटे तक जाएगा तो हम कितनी विद्युत का उपयोग करेंगे? 400 को 10 से गुणा कर लो तो 4000। ठीक है, तो हम इसको गुणा करेंगे। इसी प्रकार 3 उपकरण हम 400 वाट के ले रहे हैं, तो हमने एक्चुअल में जो बल्ब जो उपकरण लिए वो 4 या 1200 वाट, 1200 वाट यूज हो रहा है और वो 10 घंटे तक चलेगा। तो उसको आप गुणा करके निकाल सकते हैं। तो कैसे बन रहा है? यूनिट
2 बल्ब 200 वाट इंटू 200 वाट लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं है, 10 घंटे, ये कितना हो गया। और इसमें हमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था कि उसको किलोवाट के रूप में लिखते हैं, यानी प्रति घंटे हम अगर 1000 वाट का यूज करते हैं तो 1 यूनिट आती है, तो हम 1000 का भाग लगाएंगे तो ये हमारे यूनिट निकल जाएंगे। तो आप देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कितना यूनिट आया, 4 यूनिट प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसके लिए हम निकालें 3 इंटू 400 इंटू 10/1000, तो ये निकलेगा 12 यूनिट। कुल विद्युत उपभोग, कुल उपभोग हो गया आपके 4 + 12 = 16 यूनिट। तो बच्चों ये आंकिक प्रश्न है, जिसे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। छठा प्रश्न है, जिसमें द्रव्यमान 200 किलोग्राम दिया गया है, हाइट दी गई है 50 मीटर और समय दिया गया है 10 सेकेंड। क्या मतलब है सवाल का? मान लेते हैं किसी बिल्डिंग में एक टैंक रखा है, इस टैंक से 10 सेकेंड में पानी को ऊपर पहुंचाया। 10 सेकेंड, मैं 10 सेकेंड लेके चल रहा हूं, आपके अगर बुक में ये 10 की जगह सेकेंड की जगह मिनट हो तो आप उसको 60 से गुणा कर दें। 10 सेकेंड के अंदर 50 मीटर की हाइट तक ये रखी है मोटर। ये मोटर 10 सेकेंड में 50 मीटर ऊंचाई तक 200 किलोग्राम द्रव्यमान के जल को पहुंचा रही है। तो कितनी है उसकी शक्ति? तो शक्ति के लिए वही चीज, शक्ति का हम जानते हैं सूत्र, हम जानते हैं शक्ति क्या निकले, कैसे निकलेगी, कार्य बटा समय। समय तो हमें दिया गया है 10 सेकेंड, लेकिन कार्य नहीं है, तो यहां से यहां तक पहुंचाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, ये भी मैंने एक उदाहरण देके आपको समझाया था कि ये इसकी स्थितिज ऊर्जा बनेगी, क्योंकि जल को ऊपर पहुंचाएगा तो वो कार्य करना पड़ेगा, कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ जो कार्य निकलेगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में निकलेगा। कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, जो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, और उसके लिए जो सूत्र है mgh है। तो यहां पर मैं रखूंगा mgh बाई T। सारे मात्रक हमें SI मात्रक पद्धति में लेने हैं। SI मात्रक पद्धति से तात्पर्य है कि द्रव्यमान को हमें किलोग्राम में लेना है, लंबाई को हमें मीटर में लेना है और समय को हमें सेकंड में लेना है। अगर किसी उदाहरण में या प्रश्न में ये परिवर्तित हो तो हमें इनको रूपांतरित करना पड़ेगा। अब इनकी वैल्यू रख दो, बाकी सारी वैल्यू आपको दी गई है। तो कितनी शक्ति का उपयोग हुआ मान रखने पर? M 200 किलोग्राम, G गुरुत्वीय त्वरण है जिसकी वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। अगर हमें कह रखा है कि G की वैल्यू 9.8 लो तो 9.8 लेनी है, बाकी आप 10 ले लो। तो 10 और H ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो आपके 50 मीटर दी हुई है, तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू 50 मीटर रख देता हूं, बटा समय फिर 10 सेकंड है। अब इसको आप जोड़ बाकी है निकाल लीजिए, तो ये आ गया आपके 10,000। ये जो वैल्यू आई ये 10,000 है। तो इस तरह से आपने शक्ति निकाल ली, जो कि वॉट है। अगर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁴ वॉट। मान जो भी अगर परिवर्तित हो तो उसको आप देख लें। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें।
हम कक्षा 10th की इस सीरीज में लगातार वीडियो बना रहे हैं और आपके जो खाली समय को है उसको उसमें अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सकें, पढ़ाई जारी रख सकें, इसका प्रयास कर रहे हैं। आप पढ़ाई करते रहें और इसको नोट करते रहें, उतारते रहें और चेक करा दें। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऊर्जा क्षय। ऊर्जा क्षय, ये बात हमने सीख ली कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा एक संरक्षित भौतिक राशि है। तो ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। हमें ऊर्जा के क्षय को लगातार रोकने की आवश्यकता है, कम से कम ऊर्जा के क्षय को करने की आवश्यकता है। जीवन का आधार यही है कि हम कम से कम ऊर्जा का उपभोग करें और क्षय तो ना हो, ऊर्जा का किसी कारण से क्षय ना हो। अब क्षय कैसे होता है? क्षय हो सकता है प्रकाश ऊर्जा के रूप में, दूसरा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, और तीसरा हो सकता है ध्वनि ऊर्जा के रूप में। प्रकृति ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करी है कि ऊर्जा के क्षय को आप शून्य नहीं कर सकते, कम से कम करेंगे। अब आप 1 मिनट के लिए विचार करें तो हम जब भोजन पकाने के लिए ऊष्मा लेते हैं तो वो ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा के रूप में भी व्यय होती है। हम बल्ब जलाने के लिए प्रकाश उत्पन्न करना चाह रहे हैं लेकिन साथ में बल्ब गर्म हो रहा है तो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में नष्ट हो रहा है। हम पानी चढ़ाने के लिए मोटर काम में ले रहे हैं तो मोटर का कार्य क्या है कि वो पानी को ऊपर चढ़ाए। जो हम विद्युत उसको दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा जो उसको हम दे रहे हैं, उसका कार्य हम यही चाह रहे हैं कि वो पानी को ऊपर चढ़ाए, लेकिन हम जानते हैं तेज आवाज आती है तो वो आवाज यानी ध्वनि ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय आवश्यक है। एक आपको सिंपल बात बताऊं कि जो कोयला संयंत्र से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं उसकी लगभग 40% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है, यानी उसमें ऊर्जा का क्षय हो जाता है। इसको आप अदरवाइज नहीं लें, क्योंकि हमने एक तरफ पढ़ाया था ऊर्जा संरक्षित है, ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। पर यहाँ क्षय से मेरा तात्पर्य ये है कि हम जिस उपयोग में लेना चाह रहे हैं उसके अलावा अन्य उपयोग में वो ऊर्जा जा रही है, इसे हम ऊर्जा क्षय कह रहे हैं। इसे आप ध्यान रखें। तो ऊर्जा का क्षय तो होगा, आवश्यक है, हम इसको कम कर सकते हैं। अब कम करने के क्या उपाय हैं? तो हम छोटी छोटी ऐसी सावधानियां रखें। जैसे घर में बैठे हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में गए तो वहां के लाइट पंखे हम बंद कर दें तो ऊर्जा का व्यय कम होगा। दूसरा, अगर आप टीवी देख रहे हैं और बीच में बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके कार्यक्रम पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो बेवजह चली जा रही है, तो उसे भी हम बंद कर दें। और क्या तरीके हैं? हम जो घरों में बल्ब का उपयोग करते हैं, ये बल्ब आजकल हमने बदल दिए हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। हम अधिकाधिक एलईडी का उपयोग करें, सीएफएल का उपयोग करें, ताकि ये कम विद्युत का जो है व्यय कर सके। एक जो सीएफएल है, वो जो बल्ब पहले 100 वाट के बल्ब आते थे, उनकी तुलना में मात्र 5 से 7% विद्युत का उपयोग करके उतनी की उतनी ऊर्जा हमें प्रदान करती है। तो हमें ये करना चाहिए। तो ऊर्जा क्षय को कम करने के क्या उपाय हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। कम करने के उपाय क्या उपाय हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया, बल्ब पंखे बंद कर दें आवश्यकता ना हो तो। दूसरा मैंने आपको बताया सीएफएल, एलईडी सीएफएल का उपयोग करें। एलईडी से तात्पर्य है लाइट एमिटेड डायोड। कई बार 1 नंबर में ये पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे दें। सीएफएल का है कॉम्पैक्ट
फ्लोरोसेंट लाइट, ये इनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि जो घर बनाए जाते हैं, आजकल जो घर बनते हैं वो ऊष्मारोधी दीवार बना के बनते हैं। उससे क्या फायदा होता है, अगर घरों को, ये दीवारों को हम ऊष्मारोधी नहीं बनाएंगे तो घर में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो हम पंखे का उपयोग करेंगे, एसी का उपयोग करेंगे, ये जो कूलर है इनका उपयोग करेंगे। अगर हम ऊष्मारोधी दीवारें बना दें तो हमें इनका कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। तो एक उपाय है हमारे पास ऊष्मारोधी दीवार, ऊष्मारोधी दीवार बनानी चाहिए। एक और उपाय है हमारे पास कि हम जो भी उपकरण खरीद के लाते हैं, चौथा पॉइंट लिख रहा हूं, हम जो भी घरों में उपकरण खरीद के लाते हैं ये उपकरण 5 स्टार रेटिंग के होने चाहिए, इनकी रेटिंग 5 स्टार होनी चाहिए। अगर आप एक फ्रिज खरीदेंगे या कोई विद्युत उपकरण खरीदेंगे तो उस पर एक स्टिकर लगा होगा जिसमें स्टार लगे होंगे। जितने ज्यादा स्टार होंगे इसका तात्पर्य ये होगा कि वो उपकरण उतने ही कम विद्युत का उपयोग करेगा। थोड़ा वो कॉस्टली जरूर होगा लेकिन उसकी विद्युत का उपयोग कम से कम होगा। तो एक उपाय हम ये कर सकते हैं कि 5 स्टार रेटिंग के हमें उपकरण उपयोग में लेने चाहिए। बच्चों, ये था चैप्टर 11 कक्षा 10 के लिए जो आज पूर्ण हो गया। कुछ आंकिक प्रश्न इसके पीछे बचे हैं, 10 आंकिक प्रश्न है, 2 आंकिक प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। समय ज्यादा लगता है, वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में ये चीजें आपको मैं सिखा रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर इसके जो पुस्तक के पीछे आंकिक प्रश्न दिए हैं उनके हल को आपको समझाऊंगा। आप वीडियो देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चे और भी इसका यूज कर सकें, उपयोग कर सकें, उन्हें भी लाभ हो सके। वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू। कल फिर देखेंगे वीडियो। थैंक यू।